सेना प्रमुख जनरल एनएन नरवणे ने कहा, भारत सभी बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। कहा, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के प्रयास के स्वरूप घरेलू उद्योग के साथ 80 से 85% रक्षा अनुबंध। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आज होने वाली बहस में लेंगे हिस्सा। प्रस्ताव 1373 को अपनाए जाने के 20 साल बाद आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विषय पर होगी बैठक। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे और आखिरी टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया पर गहराया चोट का साया। चोटिल रविंद्र जडेजा और हनुमा विहारी बाहर। तेज गेंदबाज बुमराह, आर अश्विन और मयंक अग्रवाल के खेलने पर भी संशय। नमस्कार, हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। उच्चतम न्यायालय ने तीनों कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अदालत ने एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी सदस्य के तौर पर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष एच.एस. मान, खाद्य नीति विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और शेतकारी संगठन के अनिल धनवंत होंगे। स्वामी विवेकानंद के जयंती के मौके पर आज संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया। देश भर से आए युवा प्रतिभागियों के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर से आए युवाओं को संबोधित किया। पहली बार राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन तकनीक का उपयोग करते हुए किया गया है। युवाओं ने ऑनलाइन और ऑफलाइन हिस्सा लिया। कई प्रतियोगिताएं भी कराई गईं। प्रधानमंत्री ने युवा संसद के समापन समारोह के मौके पर युवाओं को स्वामी विवेकानंद के विचारों को प्रेरणा देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि हर भारतवासी स्वामी विवेकानंद से जुड़ा महसूस करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी जी की प्रेरणा ने देश में आजादी की लड़ाई को भी नई ऊर्जा दी थी। स्वामी जी ने जो देश और समाज को दिया है, वो समय और स्थान से परे हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है। आप देखते होंगे कि भारत का शायद ही ऐसा कोई गांव हो, कोई शहर हो, कोई व्यक्ति हो जो स्वामी जी से खुद को जुड़ा महसूस न करता हो, उससे प्रेरित न होता हो। स्वामी जी की प्रेरणा ने आजादी की लड़ाई को भी नई ऊर्जा दी थी। गुलामी के लंबे कालखंड ने भारत को हजारों वर्षों की अपनी ताकत और ताकत के एहसास से दूर कर दिया था। स्वामी विवेकानंद ने भारत को उसकी वो ताकत याद दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति को देश में सार्थक बदलाव लाने का सशक्त माध्यम बताते हुए कहा। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ता में। और हमारे देश में क्या हो रहा है। COVID-19 situation is still worrisome across the world. Why are we saying this? Because we have shown you the cases as they get reported in different countries across the world: USA, UK, Brazil, Russia, South Africa. The graph is climbing across these countries. USA has seen a particular day when 4 lakh new cases were reported. UK, 68,000 new cases were reported in a day. Brazil, 87,000 cases were reported in a day. Russia, 29,000 cases were reported in a day.
South Africa, 21,000 cases were reported in a day. These countries have a population which is far, far less than India's population. In India, in the last 24 hours, we have reported 12,584 new cases. तो हम आपके समक्ष ये कहना चाह रहे हैं कि कोविड-19 संक्रमण की स्थिति पूरे विश्व में अभी भी चिंताजनक है। हालांकि भारत में केसेस घट रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि हम कोताही बरतें और हम सावधानी छोड़ दें। तो इसलिए अभी भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ये भारत के एक्टिव केसेस की स्थिति है। एक्टिव केसेस इन द कंट्री कंटिन्यू टू डिक्लाइन in a steady manner, and now the active cases are less than 2.2 lakhs. They are in fact 2,16,558 to be precise. So this kind of number we had seen last on 30th of June. So after 30th of June the cases were climbing. Mid-September cases reached a very high level, and from mid-September till date the new COVID cases in the country or active cases in the country have continued to decline. So in a snapshot we have 1.04 crore cases. Case per million is 7593. Active cases, as I told you, are 2.16 lakhs. They are only 2% of the total COVID cases in the country, and even this percentage is coming down in a very rapid and significant manner. The deaths are 1,51,000. Death per million is 109. Tests, as we told you, are 18 crore plus, and test per million is 1,32,000 odd tests per million. Case positivity is coming down. If we look at cumulative case positivity, it is 5.7. If we look at last 1 week's case positivity, it is significantly lower, only 2%. If we look at case fatality rate, cumulative case fatality rate is 1.44, and last week's fatality rate is 1.2. There are only 2 states in the union now where we have more than 50,000 cases, active cases, and these 2 states are Kerala and Maharashtra. Kerala has 63,000 cases which are active, which means they are either in hospital or in home isolation under medical care. Maharashtra has 53,400 odd cases which are either in hospital or in isolation. So basically within the country we have achieved a lot, largely because of active and effective collaboration between the union government and the state governments and UTs. The need is to preserve whatever we have gained. When we say that active cases are declining, only 44% of these active cases are in hospitals. So that is another significant factor which should be kept in mind, and 56% of all active cases across the country are in home isolation under medical care. Now we would be talking of vaccination. So the whole process of development and manufacture of vaccine in India should be seen in the context of the fact that the central government has been proactive and preemptive in addressing the needs of vaccination in the country. So what did the union government do as part of its proactive and preemptive strategy? In May, as early as May 2020, a task force was set up to encourage indigenous research and development in vaccines, in pharmaceuticals, and in developing diagnostic kits. And this task force efforts have borne fruit in all these areas. In the area of pharmaceuticals, drugs have been repurposed in the country. They have been
trialed and they are being used to tackle COVID. Similarly, new diagnostic kits have been developed within the country, and obviously vaccines, we will tell you how research and development indigenously has happened in vaccines. So May 2020 was this task force. It is still effective and it is still meeting and encouraging the local industry, local R&D effort. The second attempt or action was in August 2020 when NEGVAC was set up, National Expert Group on Vaccine Administration, which is headed by Member Health Niti and co-chaired by Secretary Health and Family Welfare. So this group has been looking at prioritization of population to be vaccinated, types of vaccines which can be procured, logistics which are related to vaccine, management of adverse events following vaccination, and also development of a digital platform to track not only the movement of vaccines but also the movement of beneficiaries who have been vaccinated. तो ये दो बड़े काम भारत सरकार ने मई और अगस्त में किए थे, जिनकी वजह से अब हम उनके अच्छे परिणाम देख रहे हैं, चाहे वो वैक्सीन्स का डेवलपमेंट हो, फार्मास्यूटिकल्स का हो या डायग्नोस्टिक किट्स का हो। दो वैक्सीन हैं, एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सिन, जिनको कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, जिसे पॉपुलर लैंग्वेज में कहा जाता है EUA, दिया गया है। हमारा जो देश का कानून है न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019, उसमें इसे एक्सेलरेटेड अप्रूवल प्रोसेस कहते हैं। ये दोनों वैक्सीन अपनी सेफ्टी और इम्यूनोजेनेसिटी को स्टैब्लिश कर चुके हैं थ्रू ए वेल प्रिस्क्राइब्ड रेगुलेटरी प्रोसेस। इसके अलावा जिन दो वैक्सीन्स को अभी तक इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है, उसके अलावा ये 4 वैक्सीन हैं जो या तो भारत में ही जिनका रिसर्च और डेवलपमेंट हुआ है या जो भारत में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, वो भी पाइपलाइन में हैं और शीघ्र ही उपलब्ध होने की संभावना है। पहली वैक्सीन है जाइडस कैडिला की वैक्सीन। इसमें फेज 2 का जो ट्रायल है वो दिसंबर माह में पूरा हो गया था। फेज 3 ट्रायल प्रारंभ करने की अनुमति ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने इस कंपनी को दी है और वो इसको प्रारंभ कर रहे हैं। स्पुतनिक वी गमालिया इंस्टीट्यूट रशिया के द्वारा विकसित की गई वैक्सीन है, लेकिन ये भारत में डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ सहयोग कर ट्रायल की जा रही है। इसके फेज 2 ट्रायल समाप्त हो गए हैं, फेज 3 ट्रायल ऑनगोइंग हैं और इसका उत्पादन भी भारत में ही किया जाएगा। बायोलॉजिकल इवांस ये हैदराबाद में आधारित कंपनी है। इनकी वैक्सीन का फेज 1 ट्रायल दिसंबर में प्रारंभ हो गया था, जो अभी चल रहा है। फेज 2 ट्रायल इनका मार्च में प्रारंभ होने की संभावना है। जीनोवा ये पुणे में आधारित कंपनी है और ये भारत की एकमात्र मैसेंजर RNA बेस्ड वैक्सीन बना रहे हैं। इस वैक्सीन का फेज 1 का ट्रायल रेगुलेटर के द्वारा अप्रूव किया गया है और वो प्रारंभ हो गया है। फेज 2 ट्रायल इनके मार्च में प्रारंभ होने की संभावना है। तो यहाँ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में आप इन चारों वैक्सीन्स को या हो सकता है इनमें से कुछ वैक्सीन्स को भी देखेंगे कि ये नेशनल रेगुलेटर के पास जाएंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि इनको भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए कंसिडर की जाए। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि विश्व में जो वैक्सीन अवेलेबल हैं वो कितने मूल्य पर मिलते हैं, क्योंकि ये एक नैरेटिव है जिसमें हम ये मानते हैं कि इट रिक्वायर्स बेटर इंफॉर्मेशन। द डिस्कशन along the vaccine options available in the world requires better information and real-time information. So this is just an attempt to give you some information. This is a dynamic scenario. It will keep on changing. So what is the information available today that we are sharing with you?
फाइजर वैक्सीन है जो अनेक देशों में जिसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है। इसका प्रति डोज का दाम यदि आप इंडियन नेशनल रुपीज में देखें तो 1400 रुपए से अधिक है। यानी एक व्यक्ति को 2 डोज देने की जो कीमत होगी वो लगभग 2800 रुपए से कुछ ज़्यादा होगी। और ये तब है जब आप ओवरहेड कॉस्ट्स और टैक्सेशन की कॉस्ट शामिल नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। मॉडर्ना की जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन 2300 रुपए से लेकर 2700 रुपए प्रति डोज की रेंज में उपलब्ध है। यहां यह भी इंपॉर्टेंट है कि फाइजर की वैक्सीन को -70 डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर करना होता है, मॉडर्ना को 2 to 8 डिग्रीज सेंटीग्रेड पर स्टोर करना होता है। साइनोफार्म चाइना की वैक्सीन है और ये 5650 रुपए भारतीय रुपयों में, हमने आपको यूएस डॉलर्स में भी उनकी कीमत दिखाई है, 5600 से अधिक रुपए प्रति डोज की दर से उपलब्ध है। साइनोवैक बायोटेक भी चाइना की वैक्सीन है, ये 1000 से अधिक रुपए प्रति डोज में उपलब्ध होती है। नोवावैक्स 1114 रुपए प्रति डोज है। गमालिया सेंटर की स्पुतनिक वी रशिया में, जब हमारे देश में बनेगी तब क्या कीमत होगी हम नहीं जानते हैं आज, क्योंकि अभी उसने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन नहीं लिया। बट टुडे एज इट इज बीइंग सोल्ड इन अदर कंट्रीज, वो जो दाम है वो 734 रुपए प्रति डोज है। और जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है इसका भी दाम 734 रुपए प्रति डोज है। फाइजर को अगर छोड़ दें तो बाकी जितनी वैक्सीन्स हैं वो 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर रखी जा सकती हैं, परिवहन की जा सकती हैं। फाइजर को जरूर 70 डिग्री माइनस पर रखा जाना होता है। तो ये तो विश्व का सिनेरियो। हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारे देश का सिनेरियो ये है, भारत सरकार ने 110 लाख डोजेस कोविशील्ड वैक्सीन की SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एट द कॉस्ट ऑफ ₹200 पर डोज प्रोक्योरमेंट करने का एग्रीमेंट किया है। इसी प्रकार भारत सरकार ने कोवैक्सीन वैक्सीन की 55 लाख डोजेज भारत बायोटेक से प्रोक्योर करने का निर्णय लिया है। ये जो 55 लाख हैं, इनमें से 38,50,000 डोजेज ऐसी हैं जिनकी कीमत 295 रुपए प्रति डोज है, excluding taxes obviously, because the earlier rates were also excluding taxes. BBIL is providing 16.50 lakh doses of Covaxin free of cost to the central government as a special gesture. तो अगर आप ये पूरे 55 लाख का दाम देखें, क्योंकि हम भुगतान 38,50,000 का ही करेंगे और 16,50,000 फ्री में उपलब्ध कराई जाएंगी, तो उसकी प्रति डोज की कॉस्ट 206 रुपये होती है। हम चाहते थे कि ये जानकारी हम आपसे शेयर करें ताकि इस पर जो लेस देन एडिक्वेटली इन्फॉर्म्ड डिस्कशंस हो रहे हैं उन पर विराम लगे। क्या तैयारियां हुई हैं रोल आउट के लिए? जैसा आप सब जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय उपराज्यपाल गण से और माननीय प्रशासक गणों से विमर्श किया था। उसमें उन्होंने कुछ दिशा निर्देश भी दिए थे जिससे आप अवगत हैं, आप लोगों ने अपने अपने मीडिया हाउस के लिए उसको कवर भी किया है। तो राज्यों के साथ भारत सरकार का बहुत नज़दीकी कोलैबोरेशन हो रहा है वैक्सीन के रोल आउट के लिए। सभी तैयारियां सुनिश्चित की गई हैं। ऑल प्रिपरेशंस आर ऑन ट्रैक फॉर द वैक्सीन रोल आउट फ्रॉम 16 जनवरी 2021। तो तैयारियों में क्या किया गया है? सबसे महत्वपूर्ण है लोगों को प्रशिक्षित करना। अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेवारियां निभानी हैं। Different category of professionals would be discharging different responsibilities. Therefore, there is a need to train them to discharge those responsibilities to the best of their abilities. 26 वर्चुअल मीटिंग और ट्रेनिंग आयोजित की गई हैं। 2360 मास्टर ट्रेनर जो सभी राज्यों में हैं उनको ट्रेन किया गया है।
इन 2360 मास्टर ट्रेनर्स ने 61,000 प्रोग्राम मैनेजर्स को ट्रेन किया है, 2 लाख वैक्सीनेटर्स को ट्रेन किया है और 3,70,000 अदर वैक्सीनेशन टीम मेंबर्स को प्रशिक्षित किया है। हमने आपको पहले बताया था कि एक वैक्सीनेशन टीम में 5 सदस्य होंगे, जिसमें एक वैक्सीनेटर होगा और 4 अन्य लोग होंगे। तो वो जो 4 अन्य लोग हैं उनका प्रशिक्षण भी आवश्यक है, वही संख्या 3,70,000 की है और जो वैक्सीनेटर हैं वो 2 लाख हैं। There are 5 key principles for this entire exercise which will last maybe beyond 1 year. So the first key principle is to ensure people's participation, जन भागीदारी सुनिश्चित किया जाना बहुत आवश्यक है। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है यूटिलाइज द एक्सपीरियंस ऑफ इलेक्शंस एंड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तीसरा है किसी भी एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सर्विसेज पर इसका कुप्रभाव न पड़े, खासकर जो राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं। यानी हम ये नहीं चाहते, जब कोविड प्रारंभ हुआ था तो बहुत सारी स्वास्थ्य सेवाएं बंद हो गई थीं, ऐसा न हो। अधिकतम यही हो सकता है कि अगर किसी चीज़ को हमें 2-3 दिन या 1 हफ्ते रीशेड्यूल करना है तो वो करें, लेकिन कोई भी स्वास्थ्य सेवा बंद ना हो जब हम कोविड वैक्सीनेशन चला रहे हैं। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन साइंटिफिक एंड रेगुलेटरी नॉर्म्स एंड अदर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। Since we are and state governments are governed by these standard operating procedures, and since these SOPs are in the public domain and therefore transparent, we would expect that everyone would very scrupulously follow these SOPs while the vaccination rolls out in the country. और ये जो पूरी प्रक्रिया है ये तकनीक पर आधारित है, IT पर आधारित है, सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है। Orderly, smooth implementation driven by technology. ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सीक्वेंशियल रोल आउट है, डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी वो ओवरलैप भी कर सकता है, लेकिन शुरुआती दौर में हमें लगता है कि ये सीक्वेंशियल ही रहेगा, क्योंकि प्रारंभ में वैक्सीन की उपलब्धता सीमित होगी। पहली प्राथमिकता में पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ में काम करने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिनका वैक्सीनेशन 16 तारीख से प्रारंभ होगा। इसमें लगभग 1 करोड़ लोग हैं। उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उसमें 2 करोड़ लोग हैं। उसके बाद प्रायोरिटाइज्ड एज ग्रुप्स हैं, जिसमें 27 करोड़ लोग हैं, 50 साल से ऊपर वाले और 50 साल से नीचे कोमॉर्बिडिटी वाले लोग। महत्वपूर्ण बात यह है, जो कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बताई, कि कॉस्ट ऑफ वैक्सीनेशन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंट लाइन वर्कर्स विल बी बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट्स को इस पर कोई भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में, आज ही से मैंने देखा कि अनेक मीडिया हाउसेस और चैनल्स इसको कवर कर रहे थे। आपको पता रहना चाहिए, जैसा हमने पहले बताया था, कि 4 बड़े स्टोर्स हैं जिनमें ये वैक्सीन आ रही है, जो भारत सरकार के हैं। उनको हम GMSD कहते हैं। करनाल में, कलकत्ता में, चेन्नई में और मुंबई में। हर राज्य में एक न एक रीजनल वैक्सीन स्टोर है। दीज आर ऑल टेम्परेचर कंट्रोल्ड स्टोर्स। लेकिन कुछ राज्य हैं, बड़े राज्य, जहां एक से ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में 9 ऐसे रीजनल वैक्सीन स्टोर हैं, मध्य प्रदेश में 4 हैं, गुजरात में 4 हैं, केरल में 3 हैं, जम्मू कश्मीर में 2, कर्नाटक में 2 और राजस्थान में 2। तो इन सभी स्थानों पर ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरर द्वारा प्राप्त होगी और वहाँ से फिर राज्य सरकारों की जवाबदेही है कि वो उसको डाउन द कोल्ड चेन ट्रांसपोर्ट करें। जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब की स्थिति क्या है? देश भर में 54,72,000 डोजेज ऑलरेडी, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, वहाँ रिसीव हो गई हैं और 100% डोजेज 14 जनवरी 2021 तक रिसीव हो जाएंगी। व्हेन आई से 100%, उसका अर्थ है 1 करोड़ 10 लाख डोजेज जो कि SII से आएंगी और 55 लाख डोजेज जो कि भारत बायोटेक लिमिटेड से आएंगी। प्रत्येक वैक्सीनेशन साइट पर कुछ IEC मटेरियल भी
उपलब्ध होगा और राज्य सरकारें इसको क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराएंगी। ये आईसी मटेरियल 3 तरह की थीम्स पर आधारित होंगे। ये मैं आपको वास्तविक मटेरियल दिखा रहा हूं जो डिस्प्ले होंगे। पहला थीम है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का। क्यों इसकी आवश्यकता है उस पर हम आगे आएंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को छोड़ना नहीं है। दूसरा जो क्रिएटिव है वो ये कहता है कि वैक्सीन सेफ है, तो वैक्सीन लगाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। और तीसरा जो है वो ये कहता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पहचान को स्टैब्लिश करने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर। ये लगभग उसी तर्ज पर है जैसा कि इलेक्शन में आप जब वोट डालने जाते हैं तो इलेक्शन बूथ पर एक बड़ा सा पर्चा लगा होता है जो बताता है कि ये 12 प्रकार के आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आप दिखाकर अपनी आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर सकते हैं। हमारी राज्यों से क्या अपेक्षाएं हैं? Our expectations from state governments and UTs is that all logistics should be ready for the actual rollout from 16th of January 2021. We also expect that the states at the highest level will exercise continuous oversight and personal involvement on this entire process of rollout. ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कोई 1 दिन, 10 दिन या 1 महीने की प्रक्रिया नहीं है। वी आर नॉट अ कंट्री विद अ पॉपुलेशन ऑफ 6 करोड़, वी आर अ कंट्री विद अ पॉपुलेशन ऑफ 137 करोड़। सो देयरफॉर वी नीड टू इंश्योर दैट व्हाइल वी प्रोसीड अहेड, दिस इज monitored at every level in the state as well as UTs. This will ensure that all targeted beneficiaries receive the vaccine. This will also ensure that there is no wastage, because we have started getting news of wastage happening in Western countries. This will ensure that everyone knows what they are supposed to do, because that is also a kind of feedback that we are getting. Because as we speak to you today, there are roughly 50 plus countries in the world where vaccination has started. But all these 50 plus countries have population which is much smaller than ours. So therefore our challenge is that much greater. It is that much more complex. Therefore we need to be more prepared. फिर हमारी अपेक्षा ये है कि जो संवाद हो उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। स्पेशल फोकस ऑन कम्युनिकेशन। क्यों संवाद आवश्यक है? ताकि हम एक प्रोत्साहजनक वातावरण का निर्माण कर सकें, इनकरेजिंग एनवायरनमेंट। किस बात का एनवायरनमेंट? कि वैक्सीन सेफ हैं, वैक्सीन लगाने से आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है, इम्यूनोजेनिसिटी। दे प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स इन योर बॉडी। सो दिस इज established. There is absolutely no doubt about safety and immunogenicity. सबसे महत्वपूर्ण बात, there is a gap of 28 days between 2 doses, at least for the vaccines that we are administering in this country. And it is only after 14 days of receiving the second dose that effectiveness begins. So therefore, we are highlighting that COVID appropriate behavior is a must. यू कैन नॉट से कि मुझे तो 1 डोज लग गया है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, या मुझे 2 डोज लग गए हैं, अब मुझे मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब मिथ्या विचार अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए। जब वैक्सीनेशन हो उसके 14 दिन बाद ही उसका इफेक्टिवनेस प्रारंभ होता है। इसलिए हमारा करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वैक्सीन की पहली डोज मिलने पर भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना कर रखें, दूसरी डोज मिलने पर भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना कर रखें, और उसके 14 दिन बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना कर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेंबर हेल्थ नीति आयोग से सर। धन्यवाद। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेन थीम वैक्सीनेशन की रही है,
और क्योंकि अब बिल्कुल हम करीब हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए, इसी हफ्ते लॉन्च होगा, तो नेचुरल है कि हम उसकी चर्चा ज़्यादा डिटेल में करें। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए अभी भी कि इस महामारी का प्रकोप विश्व में बहुत ज़ोरों से चला हुआ है। हमारे देश में लगातार केसेस में कमी आ रही है और उससे भी ज़्यादा रीअश्योरिंग बात है कि डेथ्स में बहुत सिग्निफिकेंट कमी आई है। उसका नंबर 200 से नीचे है, अच्छी तरह से 167 है कल के अगर नंबर देखें। और केस फैटेलिटी रेट, जो मोर्टेलिटी रेट है, वो भी वी आर होल्डिंग, वी आर एट अ लो number, and this is a very consistent pattern that we have seen in the last several weeks now, very reassuring. लेकिन उस सिचुएशन में बिल्कुल नहीं है हम कि अपनी गार्ड को लो करें, अपनी सावधानियां कम करें, and also our responsibility toward our aggressive testing strategy, our containment strategy, contact tracing, all that has to be carefully monitored. As also those who become positive, their care, whether at home or in hospitals, has to be optimally instituted without any dilution in the standard of care. So, पहला तो यही आपके समक्ष प्रस्तुत करा है हम सब ने मिलके. But we have a very encouraging, very optimistic, very heartening development later this week when the vaccination program will be launched on the 16th of January, and we are very pleased to share with you the level, the depth and the breadth of preparation in that regard. We believe it is very much in our grasp to mount a great program, the world's largest vaccination program eventually, as we build it up over months to come. And the beginning of that, we believe, would be very robust, very smooth, with the full cooperation of people, the state governments, and all of you. We do expect media to be playing a very important role, very, very important role, और ये हमारे आपसे बहुत एक महत्वपूर्ण निवेदन है कि इसमें आप सपोर्ट करिए। ये अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हैं, सेंचुरीज में एक बार ही आता है, लाइफ टाइम में एक बार ही ऐसा मोमेंट आया है, तो इसको आप पूरी तरह से सपोर्ट करिए, इसकी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए, ठीक मैसेजिंग में मदद करिए, कॉन्फिडेंस के लिए मदद करिए। एक नेशनल राष्ट्रीय आह्वान है और राष्ट्रीय मिशन है ये हमारे सामने। इसमें हमें और भी गर्व होता है कि देश में ही निर्मित 2 वैक्सीन इस्तेमाल किए जाएंगे, और इन वैक्सीन के बारे में और बातें हम बताते रहते हैं, लेकिन आज हमने आपके सामने उद्धृत किया है कि क्योंकि अपने देश में बने हैं, वो कितने अफोर्डेबल हैं, कितने किफ़ायती हैं, कितने अच्छे हैं। और अगर आप, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि सोचिए उस माहौल को कि अगर हमें इस कार्यक्रम के लिए बाहर के वैक्सीन लाके यहाँ करोड़ों व्यक्तियों को देने होते तो हम कहाँ रहते। तो आज फिर एक दिन ऐसा है कि हम अपने वैज्ञानिकों को, अपनी वैक्सीन इंडस्ट्री को और सब जो साथ दिया है इसमें, सब ने इस तरफ पहुंचने का, एडमिनिस्ट्रेशन से, लोगों से, उसको हम आज फिर सैल्यूट करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं कि हम अपने देश में इतने बड़े काम को अपने दम पे कर सकते हैं, और देश के लिए ही नहीं, हम दुनिया के लिए भी इस काम को करने की क्षमता भी रखते हैं और जिम्मेवारी भी महसूस करते हैं, और किया भी जाएगा। चिन्हित करना चाहेंगे कि दोनों ही वैक्सीन जो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए कर दिए गए हैं, ऑथराइज कर दिए गए हैं, वो बिल्कुल हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि वो सेफ हैं। ये दोनों वैक्सीन सेफेस्ट ऑफ द वैक्सीन्स हैं। इनका अगर आप डेटा देखें, हज़ारों व्यक्तियों में इनको टेस्ट किया गया है, दोनों वैक्सीन्स को कुल मिला के अगर आप देखें, तो साइड इफ़ेक्ट्स आर नेग्लिजिबल। और किसी भी, जितने भी वैक्सीन्स हैं हमारे, टेटनस टॉक्सर से लेके हेपेटाइटिस तक, तो उनके साथ भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये उनमें कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स वाले, एडवर्स इफेक्ट वाले वैक्सीन है। कोई रिस्क नहीं है, देयर इज़ नो रिस्क
of any significance. Let's be reassured. Give this message. और इस मैसेज को बिल्कुल आपके सामने सच्चाई और जिम्मेवारी से हम प्रस्तुत कर रहे हैं। मामूली दर्द होगा, टीका लगने से होता ही है, मामूली हरारत होगी, लेकिन सेफ है, बिल्कुल सेफ वैक्सीन है और हमें इन वैक्सीन को अपनाना है और इन वैक्सीन के द्वारा अपने को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है और देश को इस महामारी से उभारना है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम शुरुआत स्वास्थ्य कर्मियों से कर रहे हैं और देश ने इस फैसले को सपोर्ट किया और माना कि शुरुआत होनी चाहिए, इन्हीं प्रोफेशनल से शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने मिलकर हमें इस महामारी के कुछ दुष्प्रभावों को बहुत हद तक बचाया और आगे भी इन्होंने ही बचाना है। तो जब स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगता है तो एक तसल्ली उनको मिलती है, उनके परिवारजनों को साथ देने की ताकत बढ़ती है, क्योंकि एक बार आप बात सुनते हैं मीडिया में कि डॉक्टर या नर्स घर नहीं जा रहे थे कि काम करने के बाद इन्फेक्शन लेके मैं घर जाऊं और मेरे पिताजी माताजी वहाँ है और मेरे बच्चा वहाँ है। इतना सेक्रीफाइस किया है, तो ये प्रोटेक्शन उनकी तो है ही, उनके द्वारा पर्टिकुलरली उनके परिवारजनों की प्रोटेक्शन भी इसमें उद्धृत है और समाज के लिए भी है कि संक्रमण आगे नहीं जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा फैसला है और सब देशों ने लगभग इसी तरह से इस वर्ग को सामने रखा है। तो आज वो दिन है जब हम अपील करना चाहेंगे, आह्वान देना चाहेंगे कि सब स्वास्थ्य कर्मी, चाहे वो एम्बुलेंस ड्राइवर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, रिसेप्शन पे बैठने वाले हैं और हमारे नर्स भाई बहन हैं या हमारे डॉक्टर भाई बहन हैं, उनको आह्वान है कि आप आज जब ये मुहिम शुरू होगी पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरे जोश से आगे आइए और इन वैक्सीन को अपनाइए। जो वैक्सीन आपके लिए चिन्हित होगा उसको आप अपनाइए। और मुझे इस बात से जुड़ी हुई आज एक बहुत सेटिस्फैक्शन की बात है कि कल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, जो कि डॉक्टर्स की सबसे बड़ी संस्था है, 3.5 लाख उनके मेंबर हैं, 1800 उनकी ब्रांचेस हैं देश भर में, उन्होंने इन वैक्सीन को अपनाने का फैसला किया है। उन्होंने दे हैव गिवन अ कॉल दैट एवरी वन ऑफ योर मेंबर्स will embrace the vaccines, and they have supported the great idea of having 2 indigenous vaccines for this great program. मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं और उनको इस बात के लिए बधाई भी देता हूं कि उन्होंने एक गर्मजोशी से इस मुहिम को आगे बढ़ाने का इतना बड़ा फैसला लिया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आगे आइए, आगे बढ़िए और बिना झिझक के हम ये वैक्सीन को अपनाएंगे। सब डॉक्टर जन, नर्स जन, एम्बुलेंस टेक्नीशियंस, पैरामेडिक्स, हम सब इनको अपनाएंगे। जैसा कहा गया, सेफ्टी के अलावा ये प्रूवन इम्यूनोजेनिक वैक्सीन, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें सिर्फ एंटीबॉडी की ही बात नहीं है, टी सेल इम्यूनिटी है जो कि असली इम्यूनिटी का आधार बनती है, वो भी प्रूवन है, अफोर्डेबल है, देश में बने हुए हैं। और इस सारे प्रकरण में हमें इन चीज़ों पे और ये जो हमारे गौरव की बात है इसके ऊपर हमें एश्योर करना है कि कोई आंच नहीं आएगी। हम पूरी जिम्मेवारी से इस प्रोग्राम को और इन वैक्सीन्स को चयन करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से अब आगे बढ़ते हुए हम सब की जिम्मेवारी है कि ठीक इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करें, इन्फॉर्मेशन जो ऑफिशियल सोर्सेज से मिलेगी उसके साथ जुड़े। और एक और बात महत्वपूर्ण है कि जो भी संस्थाएं ज़िले के लेवल पे मदद करना चाहती हैं, चाहे रोटरी है, लायंस हैं, हेल्पेज है, जो भी संस्थाएं हैं, सेंट्रल से तो एक आह्वान की बात हो सकती है, वो जुड़े भी हुए हैं हमारे साथ, लेकिन असली काम जो है ग्राउंड पे होना है, शहरों में होना है, ज़िलों में होना है, तो वो ज़रूर अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ अपना हाथ बढ़ाएं, मिलके इस मुहिम को सक्सेस करें। और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि जन भागीदारी का पहला पॉइंट सेक्रेटरी सर ने हमें दिखाया, और अब ये मौका है कि जन भागीदारी दिखे। और इस जन भागीदारी में आप जानते हैं कि आपका रोल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और उस जन भागीदारी में
आप अपना पॉजिटिव और प्रोएक्टिव रोल आप दिखाएंगे ठीक मैसेजिंग के लिए, ठीक वातावरण पैदा करने के लिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है और अपेक्षा भी है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना बधाई देता हुआ आपका धन्यवाद करता हूं, और ये भी अंत में कहने की बात है फॉर रिकॉर्ड से कि आज दुनिया में जितने भी वैक्सीन्स हैं वो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के अंतर्गत ही ऑपरेट हो रहे हैं। हम उस फ्रेमवर्क, साइंटिफिक फ्रेमवर्क में ही ऑपरेट हो रहे हैं, ये हमें याद रहना चाहिए। और चाहे फाइजर है, मॉडर्ना है, कोई भी वैक्सीन है, और देश में अभी तो 4 वैक्सीन तो इमीडिएट हमारे पाइपलाइन में दिखाई दे रहे हैं। तो हमें जहां तक हम पहुंचे हैं उसका गर्व है, और उसके लिए हमें मानना है, कॉन्फिडेंस से बात करनी है, और आगे ऑप्शन और बढ़ेंगे। इस मुहिम में तेजी और आएगी जैसे जैसे हम आगे इसमें इस साल में बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। 47. I have 2 questions. Number one, Please, what, the long queue, ask only one question. no, related questions, sir. First, sir, as to what will be the maximum time gap between the first dose and the subsequent dose? And secondly, sir, whether it could be administered on a patient of coronavirus? Currently, the recommendations are very clear that it will be given at day 0 and day 28, 4 weeks apart, and as has been pointed out, the effect will come after 2 weeks of. At the moment, we are just considering on 0 to 28 days, and we would like to focus on that. There is some literature in the world which is showing that you can give up to 6 weeks, and some countries are also discussing whether it can be given at a bigger gap. But at the moment, we would like to stick to 4 weeks, and we would like our the first phase to be at 4 weeks till more knowledge is attained. 55. We'll separately address that. Please respect what Kuldeep requested. Yeah. Sir, I'd like to understand both Serum Institute and Bharat Biotech at various points have said that they have 50 million, and Bharat Biotech has said we have 10 million doses ready, and Covishield has 50 million stockpiled. So I'm curious to know why have we only placed an order for 10 million when our needs are clearly much more? Thank you. Oh, there's a very simple answer to that. We would be staggering our supply orders. We are aware of this, and the people who are manufacturing and supplying, they are aware of it. 22. सर, 2 वैक्सीन हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, तो राज्यों के पास या लाभार्थी के पास क्या ये ऑप्शन होगा कि चूज कर सकें कि हमें कौन सी लगवानी है, या ये लगवाएंगे ये नहीं लगवाएंगे? क्या ऑप्शन होगा? विश्व के अनेक देशों में 1 से अधिक वैक्सीन का प्रयोग किया जा रहा है। किसी भी देश में अभी लाभान्वितों को इस प्रकार की ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। Last question, 31. So like we saw the updates of COVID cases centrally, will there be a central point where we will be getting updates, or if any hiccup is there in the vaccination? We believe in regularly interacting with all of you. Many of you are very close friends, not only of Dr. Bhargav, Love, Dr. Paul and me, but also of Kuldeep. So therefore, rest assured, we will be interacting with you and we will be sharing all information with you. Friends, you can continue to send your question, if any, to ADG Health or to me, and ensure that you will get the reply. Thank you very much, sir. Thank you, friends. That was a press conference being addressed by the Union Health Ministry as well as by Member Health of Niti Aayog, Dr. Vinod Paul, and very many important points